आज हमारा जो अध्याय है वो है 7वां। पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का निरीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में, पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आइए आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चित्र 7.2 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए तना कोमल है अथवा कठोर। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। पौधों के संवर्ग। पौधों का नाम जैसे टमाटर। कॉलम फर्स्ट, ऊंचाई छोटा, हरा हाँ, कोमल हाँ। इसमें मोटा या कठोर, शाखाएं कहाँ से निकली है? तने के आधार से, तने के ऊपर से। या कॉलम 4 में जैसे पौधे का संवर्ग है वो शाखीय है, तो इसी आधार पर हमें बढ़ना है। जैसे आम का, आम ऊंचाई बहुत लंबा होता है, हरा होता है हाँ, हरा होता है। कोमल, कोमल नहीं होता, मोटा होता है, कठोर भी होता है। तने के ऊपर से शाखाएं भी निकलती हैं और पौधे का जो संवर्ग है वो भी वृक्ष है। जैसे नींबू का है, तो नींबू थोड़ा लंबा होता है और जो इसकी शाखाएं हैं वो कठोर होता है। तने के आधार से शाखाएं निकलती हैं और पौधे का जो संवर्ग है वो झाड़ीनुमा होता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम विकसित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करें। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। सुझाव। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष, इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 7.3 ए, और अक्सर इससे कई शाखाएं नहीं होती।
कुछ पौधों कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने में किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए। ये साग, झाड़ी और पेड़ में से किस प्रकार भिन्न है। आपने विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कमजोर कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में ही पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल एवं फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: एक गिलास जल, लाल स्याही, शाह के पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों एवं शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? इस क्रियाकलाप इस क्रियाकलाप ने हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही को भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती। अपने आसपास के पौधों को पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? दोस्तों, पत्ती का चित्र है, इसमें ये पटल है, यहाँ ये तना है और ये पर्णवृंत है। पति के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफेद कागज तथा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए।
क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा तो यह शिरा विन्यास तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। चित्र 7.10 ए आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 7.10 बी में विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। आवश्यक सामग्री: साग या पौधा, पॉलीथीन के दो पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे को पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। चित्र 7.11 दूसरे दूसरे पॉलीथीन को खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? इस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री जैसे पत्ती है, स्प्रिट है, बीकर, प्रकटली, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन विलयन। प्रकटनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस प्रकटनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को प्रकटनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों को उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था
कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश, देखिए इसमें पत्ती में क्या है, यहाँ पर ये हरे रंग की पत्ती है और इसमें ये आयोडीन विलयन मिलाया गया है और इसका जो कलर है वो बैंगनी रंग हो गया है। टिप्पणी, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। और हरे रंग में एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती हैं। चित्र चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और भुजों में से आप कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों। यहाँ पर पौधों में जल दे रहे हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड और कैंची एवं जल। क्रियाकलाप 4 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। चित्र 7.14 ए, दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 7.14 बी, इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इसका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इसमें भिगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन पाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है और क्यों। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों की मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8,
चित्र 7.16 एवं 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखाई देती है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह मक्का के पौधे की जड़ों के हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलाना कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है ऐसा प्रतीत होता है? कि ऐसा प्रतीत होता है कि चने एवं मक्के की जड़ों में क्या समानता है? ये एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? ये इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 2, खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह अथवा चित्र 7.16 बी की तरह? जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह है उन्हें मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं अथवा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती। इन्हें जखड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है? समूह बी की पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का है? बुजों के मस्तिष्क पे एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे एक पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर उसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार की एक रोचक संबंध है? क्या आप उन सभी पौधों के जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिराविन्यास के प्रकार। यहाँ पौधे का नाम, यहाँ पे शिराविन्यास का प्रकार और यहाँ पे जड़ का प्रकार। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा जड़ तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प। गुलाब के पौधे के तीन आरेख 7.19 ए और बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे? रंग बिरंगे अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है
जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निबंध में से किसी पौधे के दो पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बनती? कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की है? आपने फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे की से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं अथवा संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। जैसे यहाँ पुष्पों का प्रेक्षण है। पौधे का नाम गुलाब। बाह्य दलों की संख्या एवं रंग है वो अनेक है। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या 5 है। बाह्य दल जुड़े हैं तो स्वतंत्र, पंखुड़ियां जुड़ी है तो स्वतंत्र पृथक है, पुंकेसर से स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हैं तो स्वतंत्र है, स्त्री के स्वरूप उपस्थित अथवा अनुपस्थित तो उपस्थित है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम दो कॉलम भरें। आप उसके आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप उसकी आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 में ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर इसमें यहाँ स्त्रीकेसर है, ये परागकोश है और ये पुंकेसर है। दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। पुंकेसर के भाग: परागकोश और तंतु। ये तंतु है और ये परागकोश है। यहाँ पर ये स्त्रीकेसर के भाग है। ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 7.24 एक स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं खुला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए।
चित्र 7.25 ए तथा बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा स्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय के कर्तव्य जैसे अनुदैर्ध्य काट और ये अनुप्रस्थ काट है। अंडाशय की आंतरिक संरचना, लंबाई में काट और अनुप्रस्थ काट। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्यक्ष काट या सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 7.26 क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें बिजार्ड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाकर अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़े। नोटबुक में जो कुछ अपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनमें से अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हो? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रमुख शब्द जैसे आरोही, संवहन, विसर्पिलता, रेशेदार जड़, साग, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिराविन्यास, पर्णव्रत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्रीकेसर, जालिका रूपी शिराविन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला जड़। मध्य शिरा शिराविन्यास, बिजड़, समांतर शिराविन्यास, पंखुड़ी, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़, वाजपेयसर्जन, वृक्ष और शिरा। सारांश रूप में सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प एवं फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णव्रत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।